हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में कार्बोक्सिलिक अम्ल का इंट्रोडक्शन और उसका नामकरण। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें क्रियात्मक समूह रहता है COOH, माने कि COOH जिसका क्रियात्मक समूह है उसके भौतिक और रासायनिक गुण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आज देखेंगे। तो अगर हम लोग भौतिक अवस्था देखते हैं तो अगर वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें कार्बन की संख्या एक ठो रहती है, जैसे कि फार्मिक अम्ल, और जिसमें कार्बन की संख्या 2, 3 पाई जाती है, ये तीनों क्या होंगे? अम्ल के रूप में रहते हैं और रंगहीन कलरलेस रहेंगे, तीक्ष्ण गंध वाले लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। और जब त्वचा पर इसको अगर गिरा दिया जाता है, कहीं पे गिर जाता है स्किन पे, तो ये छाला उत्पन्न करने की शक्ति इसमें पाई जाती है। लेकिन जो वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें क्या होता है, 4 कार्बन पाया जाता है या 4 से लेकर के 9 तक के कार्बन पाए जाते हैं, वे सभी तेलीय प्रकृति के, माने कि तेल के समान प्रकृति वाले द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और इनमें जो दुर्गंध पाई जाती है वह दुर्गंध मक्खन में जैसे स्मेल आता है उसी प्रकार का स्मेल इनमें भी देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 10 ठो रहेगी, उसको C10 बोलेंगे। या फिर 10 कार्बन से अधिक कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो भी बिना गंध के, माने कि गंधहीन ठोस अवस्था में या फिर सॉलिड रूप में पाए जाएंगे। ये हो गया इनका भौतिक अवस्था। अब देखते हैं इसका गलनांक और क्वथनांक। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनका क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल की तुलना में ज़्यादा रहता है। एल्कोहल में जो क्वथनांक पाया जाता है उसकी तुलना में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इनका क्वथनांक का मान ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका सूत्र होता है CH3 COOH। ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु हुआ। इधर देखते हैं CH3 COOH, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु हुआ। तो ये दो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा, आंशिक धन आवेश रहेगा और इस ऑक्सीजन के आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हल्का सा हाइड्रोजन बंध इन दोनों के बीच बनेगा और इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे हल्का सा हाइड्रोजन बंध ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पे जो बंध बनता है उसी बंध को बोला जाता है हाइड्रोजन बंध। और ऑक्सीजन आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन आंशिक धन आवेशित होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच अस्थायी हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जो अंतर आणविक, माने कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच ही पाया जा रहा है, तो उसको अंतर आणविक या अंतर आणविक न बोल करके अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कहेंगे। तो इसमें जो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वह अंतर हाइड्रोजन बंध बना करके चक्र के रूप में इनकी संरचना पाई जाती है। तो ये पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल था, ये दूसरा था। जब दोनों मिल गए तो यहाँ पे एक चक्र के समान संरचना बीच में बन रहा है, तो चक्रीय संरचना के रूप में ये पाया जाता है, जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, तभी यह द्रव रूप से गैस रूप में आएगा। तो इसका क्वथनांक का मान ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम लोग बहुत सारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसको देखते हैं तो फार्मिक अम्ल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एसिटिक अम्ल का 118 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो है प्रोपेनोइक अम्ल का होता है 151 डिग्री सेंटीग्रेड, और ब्यूटेनोइक अम्ल का होता है 164 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी उनका क्वथनांक का मान भी बढ़ते हुए जाता है।
ये हो गया इसमें गलनांक और क्वथनांक। अब देख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप इसमें उपस्थित रहता है तो उसके द्वारा भी इसके गलनांक और क्वथनांक को प्रभावित करेगा और उसका प्रभाव भी इसका जो चक्रीय रूप में डाइमर पाया जाता है इस रूप में उस पे पड़ता है। आगे देख लेते हैं इसकी घुलनशीलता के बारे में। तो इसमें घुलेगा किसमें, जल में जब इसको घोला जाता है किसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, तो वह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की संभावना पाई जाती है। तो जल के साथ जब ये हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं तो जल में क्या हो जाएंगे, घुलनशील हो जाएंगे, क्योंकि जो भी यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा वही जल में घुलता है। तो आणविक द्रव्यमान इनका जैसे जैसे बढ़ता जाता है, माने कि कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो आणविक द्रव्यमान भी बढ़ते हुए जाएगा। अब आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा इनकी घुलनशीलता का मान कम होते हुए जाता है और एल्किल समूह जल विरोधी भाग का काम करेगा। जैसे साबुन में दो ठो भाग रहता है, एक ठो जल स्नेही भाग जो जल को आकर्षित करता है और दूसरा रहता है जल विरोधी भाग जो कि जल को प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पे जो कार्बन की ज़्यादा संख्या वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनमें एल्किल ग्रुप रहेगा, जैसे कि CH3, जैसे इसमें 3 ठो CH3 है, इसमें 2 ठो CH3 है, इसमें 1 है और इसमें एक भी CH3 नहीं है। तो जैसे जैसे CH3 की संख्या कार्बोक्सिलिक अम्ल में बढ़ती हुई जाएगी इनकी विलयता का मान भी घटते हुए जाता है, क्योंकि इसमें जो एल्किल ग्रुप बढ़ रहे हैं इस एल्किल ग्रुप में जल को प्रतिकर्षित करने का गुण या जल विरोधी गुण पाया जाता है, जिसके कारण इनकी विलयता कम होते जाएगी। यह हो गया केमिकल प्रॉपर्टी से। पहले हम लोग देखे अभी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, अब आगे हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी या फिर रासायनिक गुण किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं इनके रासायनिक गुणों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु के कारण अभिक्रियाएं। अब देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। यह है हम लोग का एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, या फिर इसमें कार्बन की संख्या 2 है। इस CH3 की जगह में यहाँ पे हम लोग R भी रख सकते हैं। जब R रखेंगे तो RCOOH हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि जो COOH है इसमें का इस हाइड्रोजन को जब बाहर निकाल देंगे तो इसमें क्या बचेगा, CH3COO माइनस आयन बचेगा। तो इस हाइड्रोजन के कारण एक प्रकार का अभिक्रिया मिलेगा, इसमें दूसरा अभिक्रिया कहाँ से मिलेगा, इस OH माने कि O और H इन दोनों ग्रुप को जब बाहर कर देंगे और इसकी जगह पे कोई नया ग्रुप आकर के जुड़ेगा उसके कारण दूसरी प्रकार की अभिक्रिया इससे मिलेगा। अगला जो अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप माने कि COOH ये चारों जब बाहर हो जाएंगे और बाहर होकर के उनकी जगह कोई नया ग्रुप आकर के जुड़ेगा तो वहाँ पे तीसरी प्रकार की अभिक्रिया इसमें मिलेगी। अब चौथा अभिक्रिया जो बचा है वो किसके कारण मिलेगा, इस एल्किल ग्रुप के कारण मिलता है। यहाँ पे जो भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसके कारण जो अभिक्रिया मिलेगी वो होगी चौथी प्रकार की अभिक्रिया। तो इसमें 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो इसको एक एक करके देखना है। तो पहला देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के कारण अभिक्रियाएं। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन परमाणु है ये वाला, इसके कारण जो भी अभिक्रिया मिलेगी इसको पहले देखेंगे। तो यह एसिडिक अम्ल है, इसको एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसका अगर हम लोग जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन के कारण अभिक्रिया देखने को मिलेगी। तो जो CH3COOH है इसमें का ये वाला हाइड्रोजन जब H2O के साथ रिएक्शन करता है
तो यहाँ का H2O के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और H3O प्लस आयन का निर्माण करेगा। अब जो H प्लस जब बाहर निकल गया तो यहाँ पे CH3COO माइनस आयन बचेगा, जिसको एसीटेट आयन भी कहा जाता है, जिसका अम्लीय मूलक के रूप में परीक्षण करते हैं प्रैक्टिकल में। इस प्रकार का रिएक्शन देगा तो इसमें H के कारण रिएक्शन दिया जा रहा है, इसलिए ये फर्स्ट टाइप का रिएक्शन होगा। अब इसमें अगर हम लोग आयनिक स्थिरांक निकालेंगे तो आयनिक स्थिरांक Ka बराबर हो जाएगा यहाँ से प्रोडक्ट का सांद्रता का गुणनफल बटा रिएक्टेंट की सांद्रता का गुणनफल। तो जो H2O है इसको अधिक मात्रा में लेते हैं, जिसके कारण इसकी जो सांद्रता है उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे। तो CH3 की सांद्रता बड़ा वाला ब्रैकेट इंटू H3O प्लस की सांद्रता बड़ा वाला ब्रैकेट बटा आ जाएगा CH3COOH की सांद्रता। तो इस प्रकार से इसका हम लोग आयनिक गुणनफल, आयनिक स्थिरांक का मान निकाल सकते हैं। अब जो Ka का मान जितना ज़्यादा होगा, इसमें देखते हैं कि ये अम्ल के वियोजन के मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे ये जो अम्ल है ये वियोजित होकर के दो भागों में टूटा है, तो उसी वियोजन स्थिरांक को Ka से प्रदर्शित करेंगे। अब ये यहाँ पे देखते हैं कि Ka का जो मान है वो जितना ज़्यादा होगा वह अम्ल उतने ही ज़्यादा प्रबल अम्ल रहेगा। तो अलग अलग अम्ल के लिए इस प्रकार का रिएक्शन करा सकते हैं। जिस अम्ल के लिए Ka का मान ज़्यादा रहेगा वह ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, और जिसके लिए Ka का मान कम रहेगा वह दुर्बल प्रकार का अम्ल होगा। अब इसमें दिया हुआ है, अगला हम लोग देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनमें अम्लीय प्रबलता का कारण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो हाइड्रोजन है वह H प्लस आयन के रूप में जब दान हो जाता है तो वह अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन है माने कि RCOO माइनस आयन, इसको कार्बोक्सिलेट आयन भी बोला जाता है। इसमें संकर माने अनुनाद की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसके कारण इसमें अनुनादिक संकर बनता है और ये ज़्यादा स्टेबल होगा और H प्लस को दान करने की क्षमता रखता है। दूसरा इसमें देखा जाता है कि अगर हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन को नीले लिटमस पत्र के संपर्क में लाएंगे तो जो कार्बोक्सिलेट आयन अम्ल प्रकृति का है, तो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जब नीले लिटमस पत्र के संपर्क में लाते हैं इसको, कार्बोक्सिलेट आयन को टच कराएंगे, लिटमस पत्र पे एक दो बूंद गिराएंगे उस पर, तो जो लिटमस पत्र का कलर है वह नीले कलर से रेड कलर में चेंज हो जाता है और लाल कलर का रंग बदल जाता है। इससे पता चलता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। आगे दिया गया है कि कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, इसको जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराया जाता है तो यह है हमारा ये CH3COOH प्लस इसको रिएक्शन कराएंगे Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट। इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो इस कार्बोनेट में से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, प्लस यहाँ से सोडियम एसीटेट का निर्माण हो जाएगा CH3COONA प्लस यहाँ से NaOH का निर्माण हो जाता, H2O का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो सीधे सीधे ऊपर उड़ जाती है। तो जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो अम्ल का जो COO है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, एक तो जल का अणु बनता है और सोडियम आयन या फिर जिस भी कार्बोनेट को लेंगे उसी का साल्ट हमको प्राप्त होगा। तो ये हो गया किससे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन।
आगे देखते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो कोई सा भी जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है उसको धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे कि सोडियम एक धातु है, उसी प्रकार से जिंक एक धातु है, उनके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो जिस धातु से रिएक्शन करेगा उसी का साल्ट प्राप्त होगा। जैसे यहाँ CH3 COO Na है तो ये सोडियम साल्ट हुआ। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे जिंक लिए रहते तो जिंक का साल्ट प्राप्त होता। तो ये हो गया धातुओं से क्रिया। आगे देखते हैं जब क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जब भी हम लोग अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रकार का साल्ट और पानी का निर्माण होता है, जिस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है एक अम्ल है, और अगर हम लोग इस पे किसी भी क्षार का रिएक्शन कराते हैं जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ से एक साल्ट का निर्माण होगा, लवण बनेगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल या पानी वहाँ से बन करके बाहर निकलता है। तो यह हो गया उदासीनीकरण की क्रिया, जो अम्ल और क्षार की क्रिया को कहा जाता है। आगे देखते हैं अम्ल की आपेक्षिक प्रबलता तथा प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव। तो जो अम्ल है उसमें जो ज़्यादा आसानी से H+ आयन दान करेगा वह ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, और जो जितनी कठिनाई से H+ आयन दान करेगा वह दुर्बल प्रकार का अम्ल होता है। तो अगर हम लोग बहुत सारे अम्ल को लेते हैं, जैसे कि ये है फार्मिक अम्ल, ये है एसिटिक अम्ल, ये है आइसोब्यूटेनोइक अम्ल, क्योंकि इसमें 2 1 3 1 4 ठो कार्बन है तो इसको आइसोब्यूटेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। और ये क्या है, इसमें 3 4 और 5, तो ये पेंटेनोइक अम्ल भी कहलाएगा। तो इसमें देखते हैं तो 3 ठो मेथिल ग्रुप है, इसमें 2 ठो मेथिल ग्रुप है, इसमें 1 मेथिल ग्रुप है और इसमें एक भी मेथिल ग्रुप नहीं है। तो जो मेथिल ग्रुप है यह इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है और अपना इलेक्ट्रॉन को दान करके कार्बन को देगा, फिर कार्बन ऑक्सीजन को, फिर ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को, फिर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे इन सब के बीच जो बंध है वो प्रबल हो जाता है और H+ आयन आसानी से दान नहीं कर पाता है। जिसमें भी मेथिल ग्रुप रहेगा वह H+ आयन को आसानी से दान नहीं कर पाएगा। इसलिए जिसमें मेथिल ग्रुप एब्सेंट रहता है वह सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि यह आसानी से H+ आयन को दान कर सकता है। तो सबसे प्रबल अम्ल होगा हमारा फार्मिक अम्ल। उसके बाद इसमें 1 मेथिल ग्रुप है तो और इसमें 2 मेथिल ग्रुप है। तो इन दोनों की तुलना में यह जो एसिडिक अम्ल है वह ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि इसमें और ज़्यादा प्रबल बन जाएगा 2 मेथिल ग्रुप के कारण। तो इसकी जो प्रबलता है इससे कम हो जाएगी, तो ये उसके बाद प्रबल होगा। अब इन दोनों में देखते हैं तो इसमें 3 मेथिल ग्रुप है और इसमें 2 है। तो ये जो 3 मेथिल ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा प्रबल बन जाएगा और H+ आयन का दान नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे इसकी तुलना में ये ज़्यादा सरलता से H+ आयन को दान कर देगा। तो सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा फार्मिक अम्ल, फिर एसिटिक अम्ल, फिर होता है आइसोप्रोपिल अम्ल और फिर होगा पेंटेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से ये अम्लीय प्रबलता का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा प्रबल होगा ये और सबसे कम माने कि दुर्बल अम्ल होगा 5 कार्बन वाला अम्ल का सूत्र। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। जो मेथिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन को जो दान करने का गुण है इसमें उसको हम लोग पहले एक बार पढ़े थे, प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है या फिर प्रेरणिक इफेक्ट के बारे में देखे थे, जिसमें CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो ये कहलाएगा +I प्रभाव या फिर प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे +I प्रभाव लगता है
अब इसी के समान जब कार्बन के साथ यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षक ग्रुप उपस्थित रहता है, माने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला ग्रुप उपस्थित रहेगा, जैसे कि हैलोजन, ऑक्सीजन, ये सब। तो यहाँ पे हैलोजन में क्लोरीन को लिया गया है, तो यह एसिडिक अम्ल, एसिडिक अम्ल में 3 हाइड्रोजन रहते हैं कार्बन के साथ, तो इसमें के 3 हाइड्रोजन के स्थान पे 1 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, इसमें 2 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन उपस्थित है, और इसमें 3 क्लोरीन और 0 हाइड्रोजन उपस्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, माने कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, जिसके कारण यहाँ पे माइनस इंडक्टिव इफेक्ट या फिर ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव या माइनस आई इफेक्ट डाला जाता है, और इस H+ आयन को आसानी से दान करने में सरलता होती है। तो ये मेथिल ग्रुप H+ आयन को दान नहीं करने देगा, और यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो ये तीनों आसानी से दान करने देते हैं। तो ये सबसे प्रबल प्रकार का अम्ल होगा जिसमें क्लोरीन की संख्या ज़्यादा है, उसके बाद प्रबल होगा 2 क्लोरीन वाला, फिर 1 क्लोरीन वाला, और जिसमें 1 भी क्लोरीन नहीं है इसकी प्रबलता सबसे कम पाई जाती है। तो यहाँ पे अम्लीय प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम लिखा गया है। सबसे ज़्यादा प्रबल होगा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, फिर डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, उसके बाद आएगा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, और लास्ट में आता है एसिटिक अम्ल, जो सबसे दुर्बल प्रकार का अम्ल होगा। इसके बाद इसमें एरोमेटिक अम्लों की अम्लीयता के बारे में बताया गया है। तो एरोमेटिक अम्ल उसको बोलेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा रहता है। तो बेंजीन रिंग में -I इफेक्ट देखने को मिलेगा, और वहाँ पे -M प्रभाव भी पाया जाता है। M प्रभाव माने कि मेसोमेरिक इफेक्ट, और I प्रभाव माने कि इंडक्टिव इफेक्ट। तो उन दोनों के कारण वहाँ भी अम्लीय प्रबलता का जो क्रम है उसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षक रूप उपस्थित है, जैसे कि नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, तो उसके कारण अम्लीय प्रबलता का मान उसमें भी बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन दान करने वाला ग्रुप जैसे कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब उपस्थित रहेगा, तो वहाँ भी अम्लीय प्रबलता का मान घटते हुए क्रम में पाया जाएगा। इसके लिए 3 स्थिति बताई गई है एरोमेटिक अम्लों की अम्लीयता में। पहली स्थिति में जब जो प्रतिस्थापी समूह रहता है वह -R तथा -I दोनों प्रकार का इफेक्ट डालता है, उस स्थिति में नाइट्रो, साइनो या फिर कार्बोनिल ग्रुप जैसे कि CO, ये सब बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। दूसरा आता है कि जब प्रतिस्थापी ग्रुप जो पाया जाता है उसमें +I इफेक्ट और +R इफेक्ट डाला जाता है, जिसके कारण वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा और अम्लीयता का मान घटते हुए क्रम में पाया जाता है। तीसरी स्थिति है कि जब जो प्रतिस्थापी रहेगा वह -I और +R इफेक्ट डालता है, जिसके कारण अलग अलग जो व्युत्पन्न रहेंगे उनकी अम्लीयता का क्रम भी बेंजोइक अम्ल में सबसे कम रहेगा, और आर्थो व्युत्पन्न में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद मेटा व्युत्पन्न, फिर आता है पैरा व्युत्पन्न, और सबसे कम पाया जाता है बेंजोइक अम्ल में। चौथी स्थिति है अगर समूह में कोई सा भी हैलोजन ग्रुप उपस्थित रहेगा। हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जब उपस्थित रहते हैं तो वहाँ पे -I इफेक्ट डाला जाता है, जिसके कारण उनकी अम्लीयता का भी क्रम आर्थो में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, फिर मेटा में उसके बाद आता है पैरा वाला, और सबसे कम जो अम्लीय रहेगा वो बेंजोइक अम्ल में पाया जाता है। पांचवी स्थिति है कि ऐसा बेंजोइक अम्ल जिसमें एमिनो ग्रुप पाया जाएगा। एमिनो ग्रुप माने कि जिसमें NH2 ग्रुप पाया जाता है वह एमिनो बेंजोइक अम्ल कहलाता है। तो उसमें आर्थो प्रभाव कार्य नहीं करता है।
माने कि जब एमीन उपस्थित रहेगा बेंजीन रिंग में तो वह आर्थो प्रभाव वहाँ पे काम नहीं करेगा, लेकिन मेटा और पैरा प्रभाव वहाँ पे काम करता है। तो उस स्थिति में बेंजोइक अम्ल सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, उसके बाद मेटा भी उत्पन्न, फिर आर्थो भी उत्पन्न, और सबसे कम उसमें अम्लीयता पाई जाएगी पैरा भी उत्पन्न वाले में। तो यह हो गया अम्लीय प्रबलता का घटता और बढ़ता हुआ क्रम। उसके बाद दिया गया है इसमें कार्बोक्जिलिक अम्ल की अन्य यौगिकों से तुलना। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं एल्कोहल और कार्बोक्जिलिक अम्ल, तो कार्बोक्जिलिक अम्ल और एल्कोहल की तुलना करेंगे तो एल्कोहल का सूत्र होता है ROH और कार्बोक्जिलिक अम्ल का सूत्र है RCOOH। तो इसमें जो एल्कोहल है एल्का ऑक्साइड का निर्माण करता है जब H+ आयन को दान करता है, तो जिसके कारण उनमें अनुनादिक स्थायित्व नहीं पाया जाता है, लेकिन उसमें जो है +I इफेक्ट पाया जाता है क्योंकि उसमें भी एल्किल ग्रुप उपस्थित रहता है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है और एल्कोहलों में अम्ल की जो प्रबलता है वह सबसे कम पाई जाती है। माने कि जल की तुलना में भी एल्कोहल की अम्लीय प्रबलता का मान कम पाया जाता है। लेकिन जब कार्बोक्जिलिक अम्ल में देखते हैं तो जब वह H+ आयन को दान करता है तो कार्बोक्जिलेट आयन का निर्माण करेगा, जिसमें अनुनाद के कारण ज़्यादा स्थायित्व पाया जाता है और वह प्रबल प्रकार की अम्लीय प्रबलता प्रदर्शित करेगा। उसके बाद दूसरा आता है फिनाल तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल। फिनाल में देखेंगे तो बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ा रहता है जिसको फिनाल बोला जाता है। उसका सूत्र है C6H5OH। और कार्बोक्जिलिक अम्ल में एरोमेटिक और एलिफेटिक दो प्रकार के कार्बोक्जिलिक अम्ल पाए जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो फिनाल रहता है वह कम स्थायी संरचना का निर्माण करता है, लेकिन जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है वह अधिक स्थायी अनुनादिक संरचना का निर्माण करेगा। तो फिनाल कम स्थायी अनुनादिक संरचना बनाता है, जिसके कारण उसकी अम्लीय प्रवृत्ति कम होगी, और जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है वह ज़्यादा स्थायी अनुनादिक संरचना बनाता है, जिसके कारण कार्बोक्जिलिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद अगला दिया हुआ है असंतृप्त कार्बोक्जिलिक अम्लों की अम्लीयता। असंतृप्त माने कि वे कार्बोक्जिलिक अम्ल जिनमें डबल बंध या फिर ट्रिपल बंध पाए जाएंगे। डबल बंध वाले में हमेशा sp2 संकरण रहता है, और ट्रिपल बंध जिसमें पाया जाएगा त्रिबंध उसमें sp संकरण पाया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो जो ट्रिपल बंध वाला है वह सबसे प्रबल प्रकार का अम्ल रहता है क्योंकि उसमें sp संकरण पाया जाता है। तो जिसमें sp संकरण पाया जाएगा वह प्रबल अम्ल होगा। उसके बाद sp2 संकरण जिसमें पाया जाता है जैसे कि डबल बंध वाला वह ज़्यादा अम्लीय होगा, और सबसे कम अम्लीय होता है sp3 संकरण वाला, जैसे कि एसिटिक अम्ल उसका उदाहरण है। तो sp संकरण वाला सबसे प्रबल अम्ल होगा, उसके बाद sp2, और सबसे कम प्रबलता पाई जाएगी sp3 संकरण वाले अम्ल में। यहाँ पे हुआ कंप्लीट अम्लीय प्रबलता का क्रम। आगे आएगा OH समूह के कारण अभिक्रियाएं या फिर वे रिएक्शन जिनमें जो कार्बोक्जिलिक अम्ल का ये वाला O और H ये दोनों ग्रुप भाग लेंगे। तो उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं।